नमस्कार। देश के सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त मेरी मौजूदगी है सुल्तानपुर में। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जिसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को यहां पर पहुंचने वाले हैं। धमाकेदार अंदाज में पूर्वांचल जीतने की कोशिश करते हुए भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहां पर आयोजित करने जा रही है। एक तरफ आपको बताते चले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा, वहीं दूसरी तरफ आसमान में विमानों की गूंज होगी जिसकी धमक अभी से महसूस की जा सकती है और उसका ट्रेलर आज यहां पर देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, खुद उसका उद्घाटन करने के लिए वो इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए खासतौर पर 16 तारीख को यानी कि 16 नवंबर को सुल्तानपुर आने वाले हैं। यहीं से कुछ ही दूरी पर वो इसका उद्घाटन करेंगे। 9 जिलों से होता हुआ यकीनन ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए तरक्की के द्वार खोलेगा, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। आपको बताते चले वैसे भी 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। माना यही जा रहा है कि 28 लोकसभा की 164 विधानसभा सीटों पर एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश पीएम मोदी की ओर से की जाएगी। यकीनन ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अपने आप में कई खासियत को समेटे हुए है जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। ये बीजेपी के मिशन पूर्वांचल का ट्रेलर है। आसमान में हिंदुस्तान के लड़ाकू विमानों की हुंकार, देश की ताकत का एहसास कराते फाइटर जेट। ये तैयारी है पीएम मोदी के पूर्वांचल कार्यक्रम को जोरदार बनाने की। ये तैयारी है बीजेपी की पूर्वांचल में धमाकेदार एंट्री की। प्रदेश में विकास का एहसास कराता पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसके दम पर बीजेपी अब सियासी मैदान पर उतरने वाली है, जिसका आज एक छोटा सा ट्रेलर देखने को मिला। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर ट्रायल के लिए भारतीय वायुसेना के 3 लड़ाकू विमान पहुंचे और टच एंड गो का सफल ट्रायल किया। ये तमाम वो लड़ाकू विमान हैं। 16 तारीख को यहाँ पर उद्घाटन के समय आप जैसा कि देख पा रहे हैं टच एंड गो की यहाँ की पूरी ये प्रक्रिया होगी और आपात स्थिति में के लिए वायुसेना ने इस रनवे का इस्तेमाल जिस तरह से किया है, यकीनन वो अपने आप में काबिले तारीफ है। 3.2 का ये पूरा किलोमीटर का स्ट्रेच है और यहाँ पर तस्वीरों में लाइव हम दिखा रहे हैं। इसी तरह से कई ऐसे लड़ाकू विमान थे जो यहाँ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ से इस तरफ आ रहे हैं। अपने आप में 16 तारीख का दिन जो है वो अनूठा होने वाला है। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने आ रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होने के साथ ही एक्सप्रेसवे पर बने रनवे पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान एयर शो के जरिए भारत की सैन्य ताकत दिखाएंगे, जिसके लिए एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर में कुरेभार गांव के पास 3.2 किलोमीटर लंबा रनवे बनाया गया है। युद्ध के समय अमूमन दुश्मन एयर स्टेशन को निशाना बनाते हैं। इसी वजह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ये जो एयर स्ट्रिप बना हुआ है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में भारतीय वायुसेना के हमारी फाइटर जेट यहां से टेक ऑफ कर सके, लैंडिंग कर सके और यहां से अपनी पूरी तैयारी को आगे बढ़ा सके। इस लिहाज से भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और 16 तारीख को भारतीय वायुसेना यहां से दिखाएगी अपनी ताकत का प्रदर्शन। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 340 किलोमीटर है। ये लखनऊ के चांदसराय से शुरू होकर गाजीपुर के हैदरिया पर जाकर खत्म होगा। ये यूपी के 9 जिलों से सीधा जुड़ा होगा, जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर शामिल है। इसके अलावा लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए कुछ और जिलों से इस एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिसमें आजमगढ़ से गोरखपुर तक 110 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेसवे होगा। वहीं गाजीपुर से बलिया का 30 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे होगा। केंद्र में मोदी,
और यूपी में योगी की सरकार है, लिहाजा डबल इंजन की सरकार के इस दौर में बीजेपी का दावा है कि बहुत कम वक्त में ही इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाकर तैयार कर लिया गया है। इसके जरिए पूर्वांचल में एक बड़ा संदेश तो देने की कोशिश बीजेपी कर ही रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चले कि इसकी शुरुआत लखनऊ के चांदसराय से हो रही है और इसका समापन बनारस से सटे हुए गाजीपुर के हैदरिया गांव में होगी। यकीनन इसके जरिए इन तमाम इलाकों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की। इसे यूपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक माना जाता है, जिसका शिलान्यास जुलाई 2018 में किया गया। ऐसे में सरकार कम वक्त में एक्सप्रेसवे तैयार करने के लिए खुद की पीठ थपथपा रही है। आज योगी आदित्यनाथ खुद एक्सप्रेसवे की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने इस एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल के विकास से जोड़ने की कोशिश की। लोगों में उत्साह है, उमंग है और उस दिन कार्यक्रम के तत्काल बाद एयरफोर्स का एक एयर शो भी यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर सुल्तानपुर के पास हम लोगों ने लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी एक एयर स्ट्रिप भी यहाँ पर दी है। इमरजेंसी लैंडिंग एयरफोर्स के विमानों के साथ साथ किसी भी प्रकार के विमान को इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा भी यहाँ पर दी जा रही है। इस दिन से एक ट्रायल एयरफोर्स का एयर शो भी उस दिन यहाँ पर आयोजित होगा। करीब 22,500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बीजेपी के पूर्वांचल मिशन का एक बड़ा हिस्सा है। ऐसे में पीएम के कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए खास तैयारियां की जा रही हैं। फिलहाल जो टेंट बना है वो लगभग 1 लाख के लगभग का जा रहा है, परंतु ये एयर शो हो रहा है तो इससे कारण जब हमने पता कराया तो क्षेत्र में कौतूहल बहुत है। तो इसके इसीलिए हमने थोड़ी सी और जगह ली कि मान लीजिए एक्स्ट्रा लोग आ जाते तो उनको कम से कम वहां पे आने की जगह मिल जाए, ताकि सब चीज प्लान तरीके से हो जाए और गांव से लेकर के गांव तक पूरी व्यवस्था करा दी गई, ताकि कहीं रास्ते में कोई ऐसा ना हो कोई कहीं फंस जाए, क्योंकि एयरफोर्स का शो है तो हम बिल्कुल उसमें ये नहीं चाहते कि कहीं पे किसी तरह का डिस्ट्रप्शन आए। तो एंड टू एंड प्लानिंग की जा रही है, हमारे सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स उसमें लगे हैं। एक्सप्रेसवे तैयार है, जिस पर सर पर चलकर बीजेपी पूर्वांचल की सियासत में धमाकेदार एंट्री करने जा रही है। वो पूर्वांचल जो यूपी की राजनीति की दशा और दिशा तय करता है। चित्रा त्रिपाठी, सुल्तानपुर, आज तक। यूपी चुनाव की सियासी तपिश बढ़ गई है और इसके केंद्र में है पूर्वांचल। आज गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी में हैं, तो कल वो आजमगढ़ यानी कि अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में जाकर हुंकार भरेंगे। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव योगी के गढ़ गोरखपुर में जाएंगे, जहां पर बड़ी रैली को वो संबोधित करने वाले हैं। कुल मिलाकर हर एक पार्टी का जोर इसी पूर्वांचल को जीतने में लगा हुआ है। इसके पीछे की बड़ी वजह भी है, क्योंकि बीते कुछ चुनाव में ये देखने को मिला है कि जिसने पूर्वांचल पर राज किया वही उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी दल का सबसे बड़ा नेता बनता है। यही कारण है कि पूर्वांचल को अपने पाले में करने की कोशिशें इन तमाम नेताओं की ओर से की जा रही हैं। एक्सप्रेसवे वाला विकास, रथ यात्रा वाला विकास, विरोधियों के गढ़ में हुंकार, बदलाव की ललकार, ये सब कुछ हो रहा है पूर्वांचल की उस धरती पर जहां से हर पार्टी यूपी की जीत की उड़ान भरने का प्लान तैयार कर रही है। इस प्रयास में सबसे आगे है बीजेपी, जिसका दावा है कि योगी राज में पूर्वांचल की तस्वीर बदली है। सरकार की कोशिशों से पूर्वांचल वालों की तकदीर बदली है और इस बदलाव की एक तस्वीर है ये पूर्वांचल एक्सप्रेस, वो जिसका उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी 16 नवंबर को सुल्तानपुर पहुंचने वाले हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से उपेक्षित था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में विकास, रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा से आगे बढ़ रहा है। इस एक्सप्रेसवे में हम लोग 8 स्थलों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी स्थापना करेंगे, उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। विकास के नारों के साथ साथ जमीनी समीकरण पर भी बीजेपी का पूरा जोर है। यही वजह है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह पूर्वांचल की सियासी नब्ज की थाह लेने वाराणसी पहुंचे हैं और शनिवार को वो अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में चुनावी दस्तक देंगे। पूर्वांचल में बीजेपी के प्रचार का जवाब देने के लिए अखिलेश भी तैयार हैं। अमित शाह के यूपी दौरे के बीच ही अखिलेश गोरखपुर में रथ यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत करेंगे।
आर पार की लड़ाई में अखिलेश पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी के विकास का दावा झूठा है और जनता जवाब देने को तैयार है। लेकिन जिस तरह मैंने चल करके देखा है, उसकी राइडिंग क्वालिटी बेकार है। उसका जो मीडियन बनना था 12 मीटर से लेकर के 14 मीटर का, वो मीडियन कम कर दिया है। तो जो गुणवत्ता थी, जो अलाइनमेंट थी, जो राइडिंग क्वालिटी थी, उसको बहुत ज्यादा गिरा करके सड़क बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी पर अभी कोई अट्रैक्शन नहीं बचा है। सियासी वार पलटवार के बीच ये समझने की जरूरत है कि आखिर पूर्वांचल की पॉलिटिक्स यूपी के चुनाव में हर पार्टी के लिए इतनी अहम क्यों है और क्यों हर पार्टी के दिग्गज बार बार पूर्वांचल में डेरा डाल रहे हैं। बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर जो गढ़ है योगी आदित्यनाथ का, तो यकीनन इस वजह से बीजेपी का ज्यादा फोकस पूर्वांचल पर है। और 2014 हम ले लें लोकसभा, 2017 विधानसभा ले लें या 2019 लोकसभा ले लें, तीनों ही समय में बीजेपी ने बाकी तमाम पार्टियों को बहुत पीछे ढकेलते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन पूर्वांचल के इलाके में किया। यही वजह कि उसको अभी 2022 में भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि 164 सीटें विधानसभा की इसी पूरे की पूरे इलाके से आती हैं और उन सीटों को गंवाना नहीं चाहती। वो चाहती है 2017 जैसा ही प्रदर्शन करे। पूर्वांचल के वोटरों का मिजाज हर चुनाव में बदलता रहा है। हालांकि 2017 में पूर्वांचल बीजेपी का मजबूत गढ़ बनकर उभरा। पिछले चुनाव में बीजेपी को पूर्वांचल की 164 में से 115 सीटों पर जीत मिली। वहीं समाजवादी पार्टी सिर्फ 17 सीटों पर ही सिमट गई। पूर्वांचल में बीएसपी को 14 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। वहीं इससे पहले 2012 के चुनाव में पूर्वांचल ने समाजवादी पार्टी को बम्पर जीत दिलाई थी। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल की 102 सीटें जीती थी। साफ है, पूर्वांचल का सियासी रुख यूपी की सत्ता की दिशा तय करता है। यही वजह है कि पूर्वांचल पर पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा है ताकि यूपी में जीत की राह आसान हो सके। सुल्तानपुर से चित्रा त्रिपाठी के साथ आलोक श्रीवास्तव, आज तक। उधर अब हिंदुत्व को लेकर नई सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठनों से की, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी सामने आए और उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदुत्व की अलग अलग परिभाषा गढ़ दी। इन सब के बीच बीजेपी पलटकर अब कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि क्या हिंदू धर्म के खिलाफ विचार ही कांग्रेस की समझ का आधार है। मोह कपट छल छिद्र न भाव, तो जो कपटी हैं, झूठ बोलने वाले हैं। My book is about Hindu-Muslim unity. If somebody has an objection to it, he'll come out in the open. हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं। आखिर है क्या हिंदुत्व? महात्मा गांधी के सत्य वाले धर्म का आधार है या सावरकर का राष्ट्रवादी विचार है? क्या हिंदुत्ववादी सोच में नेहरू के भारत का सपना है या अटल की माने तो तन मन जीवन का आधार है? आखिर है क्या हिंदुत्व जिस पर छिड़ी तकरार है? एक और हिंदुत्व एक विचार है और दूसरी ओर हिंदुत्व पर ही प्रहार है। और इस सियासी लड़ाई के बीच कोई हिंदुत्व का असल मतलब समझा रहा है तो कोई इसे हिंदू धर्म से अलग बता रहा है। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। सिंपल सी लॉजिक है, अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत, ये नए नाम की क्या जरूरत। राहुल गांधी के इस बयान का आधार कुछ भी हो, पर हमला सीधा साफ है। हिंदुत्व पर बहाना है और आरएसएस पर प्रहार है। हिंदुस्तान में 2 विचारधाराएं हैं, एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और एक आरएसएस की विचारधारा। और हमें यह बात माननी पड़ेगी कि आज के हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दिया है और कांग्रेस की विचारधारा जो जोड़ने की, भाईचारे की, प्यार की विचारधारा है, उसको बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा ने ओवरशैडो कर दिया है। पर राहुल गांधी का यह हमला जितना तीखा उतना ही करारा बीजेपी का पलटवार है। विचारों की लड़ाई में अब हिंदुत्व पर आर पार है। ये जो सलमान खुर्शीद हिंदू धर्म के विरोध में कहते हैं,
उसको बोको हराम या आईएस से कंपेयर करते हैं, या जब शशि थरूर हिंदू तालिबान कहते हैं, या जब सैफरन टेररिज्म कहा जाता है, ये दिग्विजय सिंह जी या मणिशंकर अय्यर हिंदू धर्म के खिलाफ कहते हैं, तो ये इनके निजी वक्तव्य नहीं होते, ये कोई स्टैंड अलोन वक्तव्य नहीं होता है। दरअसल ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और जो प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता हैं, प्रयोगशाला के मुख्य अध्यापक हैं, वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी हैं। दरअसल हिंदुत्व पर छिड़ी नई जंग के केंद्र में है सलमान खुर्शीद की वो किताब जिसमें हिंदुत्व की सोच को ही हिंसक ठहराया गया है, आईएसआईएस और बोको हराम की तरह बताया गया है। सनातन धर्म और शास्त्रीय हिंदुत्व की पहचान साधु संतों से हो रही है, जिससे अब हिंदुत्व के एक मजबूत संस्करण से किनारे लगाया जा रहा है। हर तरह से ये राजनीतिक संस्करण हाल के वर्षों में आईएसआईएस और बोको हराम जैसे जिहादी संगठनों जैसा है। सलमान खुर्शीद हिंदुओं का अपमान। ये बात लिखी तो सलमान खुर्शीद ने अपने किताब में, लेकिन इस पर ऐसी लड़ाई छिड़ी कि पूरी कांग्रेस इसके घेरे में आ गई। बीजेपी ने मोर्चा खोला और हिंदुत्व वाली लड़ाई सड़क पर विरोध तक पहुंच गई। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदू समाज को आईएसआईएस के साथ जोड़ा है, यह पूरी तरह से हिंदू समाज का अपमान है। हम उसकी कड़ी निंदा करते, विरोध करते हैं। वे हाथ जोड़ करके हिंदू समाज की माफी मांगे, ये हमारी मांग है। हंगामा बढ़ा तो खुर्शीद ने सफाई दी, विरोध करने वालों को पहले पूरी किताब पढ़ने की दुहाई दी। पूरी किताब में 300 पेजेस हैं जिसका हम समर्थन करते हैं, और एक पेज है या एक सफा है जिसका हम समर्थन नहीं करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। आपके खिलाफ कंप्लेंट तक कर दी गई है इस बार। अरे कंप्लेन कर दी थी, यहाँ आकर टमाटर भी फेंक सकते थे, वो तो सब करते ही हैं, इसीलिए तो किताब लिखी है। पर इस सफाई का क्या फायदा जब सियासत तूल पकड़ चुकी है। कोई किताब पर बैन की तैयारी कर रहा है तो कोई इसे कांग्रेस का हिंदू विरोधी विचार बता रहा है। हिंदुत्व को ढूंढ रहे हैं, हिंदू बने घूम रहे हैं, मंदिर मंदिर जाकर के अपनी प्रामाणिकता को स्थापित करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। देश की जनता बहुत अच्छे से समझती है, जो अपना नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। दरअसल हिंदुत्व को खंडित करने का, हिंदू को जाति में बांटने का कोई अवसर ये लोग छोड़ते ही नहीं। अपने भारत देश को खंडित करने का, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशा वाले के बाद सबसे पहले राहुल गांधी गए थे ना, वो वही विचार है जिसको सलमान खुर्शीद आगे बढ़ा। अब खुर्शीद की किताब से शुरू हुई हिंदुत्व की लड़ाई में खुद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी कूद पड़े हैं। Is Hinduism about beating a Sikh or a Muslim? Hindutva, of course, is. But is Hinduism about killing a cloud? In which book is this written? I have not seen it. I have read the Upanishads. I have not seen it. और इस बहाने गांधी परिवार भी सीधे बीजेपी के निशाने पर आ गया। Gandhis are anti-Hindu. It is under their presidency, under Sonia Gandhi's and Rahul Gandhi's, which has been the case for last 20 years, the Congress has become the new Muslim League in this country. सलमान खुर्शीद की हिंदुत्व वाली थ्योरी पर शिवसेना भी आग बबूला। महाराष्ट्र में सहयोगी शिवसेना को भी हिंदुत्व पर ऐसे विचार स्वीकार नहीं। अगर देश का हिंदू टेररिस्ट होता या दहशतवादी होता तो ये देश नहीं रहता। ये लगता है किसी ने उसे लिखवा लिया है कांग्रेस पार्टी को संकट में लाने के लिए। राहुल गांधी जो काम देश में करना चाहते हैं, एक चैलेंज खड़ा करना चाहते हैं, तो उसको रोकने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। साफ है हिंदुत्व पर छिड़ी जंग सियासी हमलों के साथ और तेज होती जा रही है, और इस जंग ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का बड़ा मौका दे दिया है। दिल्ली से पौलमी साहा, हिमांशु मिश्रा के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। चुनावी मौसम में कई बार शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आज कांग्रेस भी इसी जाल में फंस गई। दरअसल श्री राम के नारे को लेकर राशिद अल्वी की ओर से ऐसी बातें कही गई, जिसके बाद बीजेपी पलटकर उनसे सवाल पूछने लगी। देखिए। जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं,
मौसम चुनावी हो और राम का जिक्र आए तो अक्सर रामायण सियासी महाभारत में तब्दील हो जाती है। सलमान खुर्शीद से शुरू हुआ अयोध्या कांड का अगला पड़ाव राशिद अल्वी की रामायण तक पहुंचा है। जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय होशियार रहने की जरूरत है कि अंदर राम राज्य होना चाहिए। संभल में सभा थी, मंच पर साधु संतों की मौजूदगी थी। राशिद अल्वी ने रामायण का प्रसंग छेड़ा, संजीवनी कथा का वर्णन किया और राम के नाम पर राजनीति करने वालों पर हमला किया। जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय होशियार रहने की जरूरत है। राशिद का इशारा तो बीजेपी की तरफ था, लेकिन उनका ये दाव उल्टा पड़ गया। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने ट्वीट किया, अल्वी के भाषण का एक हिस्सा अपने हिसाब से नत्थी किया और हमलों की नई किश्त जारी कर दी। सलमान खुर्शीद के बाद अब कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी जय श्री राम कहने वालों को निशाचर बता रहे हैं। राम भक्तों के प्रति कांग्रेस के विचारों में कितना जहर घुला हुआ है। सियासत की कसौटी पर आते आते निशाचर जैसे शब्द पूरी तरह से राक्षस में तब्दील हो गए। राशिद अल्वी के कहने का मतलब क्या था, कहने का संदर्भ क्या था, ये तमाम बातें पीछे रह गई। बहस के केंद्र में उनके भाषण का एक हिस्सा आ गया, जिसका मतलब बीजेपी ने अपने हिसाब से तय कर दिया। प्रभु राम जी को ये नहीं समझ सकते, हमारे सनातन धर्म को नहीं समझ सकते, ये हमारी सनातन संस्कृति को क्या समझेंगे। इसलिए इनको प्रभु क्षमा करेंगे। हम लोग हिंदू जो हैं वो कभी भी इनको क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु राम जी तो क्षमा करते हैं पर हनुमान जी क्षमा नहीं करते। जो लोग राम मंदिर को कह रहे थे कि राम जो है काल्पनिक है, जो कह रहे थे राम सेतु बंद रामेश्वरम काल्पनिक है, वो राम भक्त तो नहीं हो सकते। हो सकता उन्हीं तरफ इनका इशारा हो। उधर जम्मू कश्मीर में डोगरा फ्रंट सड़कों पर उतर आया और सलमान खुर्शीद के बाद राशिद अल्वी के खिलाफ भी नारेबाजी तेज हो गई। हम राक्षस हैं। अगर हम राक्षस हैं, जिन्हें उदारी कौन है? अगर हम राक्षस हैं, मंदिर जाने वाला कौन है? अगर हम राक्षस हैं तो इनके बीच के अंदर बैठे हुए लोग जो हिंदू हिंदू का नारा लगाने का प्रयास करना चाहते हैं, वो कौन है? इसके अंदर राशिद अल्वी और सलमान खुर्शीद, जो इनके अंदर हिंदू जनेऊदारी है, उनको गालियां दे रहे हैं। इसके अंदर इसलिए वो फैसला करने का प्रयास करें, ये जनेऊदारी मंदिर जाने वाले और नंबर रचने वाले। यूपी उत्तराखंड समेत 5 राज्यों की विधानसभा की चुनावी तारीख अब घोषित हो जाएगी। 3 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच हिंदू धर्म, हिंदुत्व और जय श्री राम को लेकर एक अलग तरह की राजनीति पूरे देश में अब चल पड़ी है। इस पूरे मामले में आगे क्या होता है, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ सुल्तानपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मेरे साथ बस इतना ही। शंखनाद आप देख रहे थे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।